हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 3 मई और 3 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी ज्ञान कोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और ज्ञान कोश ऐप है, कहीं से भी आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि अब हमारा स्टूडियो लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले सप्ताह से मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस लिया करूंगा, लाइव आकर के आप लोगों की क्लासेस चला करेगी। आप लोग मुझे सुबह का टाइम जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कितने बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने देखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिएगा यहां से 3 मई यानी कि आज का जो दिन है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 4 ऑप्शन लिखे हैं, चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। 1 मई का जो दिन था हमने पढ़ लिया था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। दूसरा कल हमने पढ़ा था विश्व ट्यूना दिवस, ट्यूना मछली के रूप के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व ट्यूना दिवस। उसके बाद में 30 अप्रैल का दिवस जो था वो हमने पढ़ा था विश्व जैज दिवस। जैज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक संगीत होता है जो कि पश्चिमी सभ्यता का है। और आज का जो दिन है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की जानकारियां। देखिएगा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन की गंभीरता के बारे में जानकारी देना कि आप प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस जो है वो किसी के अधीन नहीं होगी और अगर कोई अधीन करता है या इस बात का उल्लंघन करता है तो उसे भी दंड देने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ये कहा गया है कि बोलने का, अभिव्यक्ति का और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद के बारे में तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 में करी गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है सीके प्रसाद। सीके प्रसाद मतलब चंद्रमौली कुमार प्रसाद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न कि गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किसके द्वारा शुरू किए गए हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर देखिएगा, गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है ये किसके द्वारा शुरू किए गए हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। तो महिलाओं के लिए अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये सबसे पहले प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है ये शुरू किए हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना, महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना। और एक बात और भी कि ये जो सहायता रहेगी, ये जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है ये 24 घंटे कार्यरत रहेगी। और ये एक बात को और लेकर के जरूरी है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये शीघ्र समस्या समाधान में भी सक्षम रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे और शीघ्र अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने में सक्षम रहेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए तो यहां से 1-2 बातें और पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि किस राज्य द्वारा 31 मई तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। जितने भी राज्य में स्वास्थ्य अधिकारी है, जो चिकित्सा अधिकारी है, उन सबकी छुट्टी जो है वो 31 मई तक रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। ऐसा कौन सा राज्य रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से दोबारा से प्रचार प्रसार हुआ है। जितना चुनाव की रैलियां हुई है उतनी स्पीड से जो है कोरोना वायरस फैला और इसी कारण से देश में दोबारा से कोरोना वायरस का कहर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 31 मई तक कौन सा राज्य है जिसने कि स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा
बिहार सरकार ने अभी घोषणा कर दी है कि 31 मई इस महीने के अंत तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी जो है वो छुट्टी नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले अत्यधिक आ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, कारण भी वही रहा कि कोरोना वायरस के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, क्योंकि जो बिहार है, बिहार में भी वर्तमान में नीतीश कुमार या बीजेपी सम्मिलित सरकार है, यहां से ये बात आपको जानने को मिली। उसके बाद अगला प्रश्न एक और है राज्य से संबंधित कि किस राज्य ने फुटपाथ विक्रेताओं के खातों में 61 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए कि फुटपाथ विक्रेता का मतलब ये होता है कि जो रेहड़ी वाले हैं, जो विंडो शॉपर्स हैं, इन सभी का जो आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेच करके अपने सामानों को बेचते हैं, उन सभी के खातों में 61 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए गए हैं, यानी कि भेज दिए गए हैं। ऐसा कौन सा राज्य रहा है? तो देखिएगा, यहां से मध्य प्रदेश राज्य, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा करी है कि जितने भी फुटपाथ विक्रेता थे, जिनका इससे पहले पंजीकरण हो चुका था, जिनकी लिस्ट पहले से सरकार के पास तैयार थी, उन सभी के खातों में 61 करोड़ रुपए जो है वो अब मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानांतरित कर दिए हैं। और ये इससे फायदा कितने लोगों को मिलेगा? इससे 6.1 लाख लोगों को, 6.1 लाख जो सड़क विक्रेता है उनको इसका फायदा मिलेगा। तो ये बात आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू की गई? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो ये नई योजना है, ये किस प्रशासन के द्वारा शुरू करी गई है? तो ये जो शुरू करी गई है, ये करनाल प्रशासन हरियाणा में करनाल स्थान है, हरियाणा में करनाल स्थान से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो योजना है ये शुरू करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि करनाल प्रशासन जो है वो हरियाणा में है, उसके द्वारा अब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो सेवा है ये शुरू कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। देखिएगा, कोरोना में सबसे पहला जो असर हो रहा है कि लोगों की सांस यानी कि ऑक्सीजन लेने में परेशानी आ रही है। 94 से अगर ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए खतरे का निशान है। तो इसी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स एक सेवा शुरू करी है, और इसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक जिसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रहेंगे, ये अस्पतालों में जो करनाल की अस्पतालें हैं वहां पर ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। 24 घंटे की सेवा रहेगी, जिसमें कि ये हमेशा ये गाड़ी जो है सदैव तैयार रहेगी। किसी भी हॉस्पिटल को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो तुरंत कॉल करिएगा, तुरंत ये गाड़ी आपको वहां पर आकर के ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। कोरोना वायरस में आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी पहले तो मास्क लगाना, हाथ धोना, सफाई रखना, स्वस्थ रहना, ये जरूरी था। लेकिन अब ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है, जो व्यक्ति मर रहे हैं, वो यही रीजन रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, हरियाणा में किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर के बना था, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में है। ये बात आप लोगों ने हरियाणा के बारे में जानने को मिली। उसके बाद है आज का प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्न के बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि विश्व में सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर कौन बनी है? लड़की कौन सबसे कम उम्र की है जो कि विश्व में माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर बनी है? तो बात करेंगे इसके बारे में, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। उसके बाद देखिएगा, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कोरोना वॉरियर्स योजना कहां पर, किस राज्य में शुरू करी गई? तो आपके बिल्कुल सटीक जवाब आए कि ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू करी गई। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। एक बात और भी कि आप लोग आज कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि ये अब जो मैं लाइव आकर के क्लास पढ़ाऊंगा वो सुबह कितने बजे, 5, 6, 7 जितने बजे आप लोग कहेंगे, आप लोगों के सभी के कमेंट स्वीकार्य हैं। उसके पश्चात छठा प्रश्न कि 4 लाख कोरोना वायरस मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? 4 लाख कोरोना वायरस मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो दूसरा जो देश, पहले देश की बात नहीं हो, देखिएगा प्रश्न में पूछा गया दूसरा देश, तो दूसरा देश जो बना है वो है ब्राजील। सबसे ऊपर अमेरिका पहले नंबर पर,
दूसरे नंबर पर बना है अब ब्राजील, और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो भारत का नाम आता है क्योंकि 2 लाख से अधिक मृत्यु भारत में भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। बात करते हैं पूरी जानकारियां कि सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या कहां पर है, अमेरिका में है। अब तक लगभग 6 लाख लोग मर चुके हैं, और 4 लाख से ऊपर वाला दूसरा देश बना है ब्राजील। तीसरे स्थान पर भारत है कि 2 लाख लोगों से अधिक, कल तक 2,08,000 की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि 2 लाख से अधिक अभी तक मृत्यु भारत में भी हो चुकी है। और भारत में तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से है, तो आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, हाथ धोकर रहें, मास्क लगाकर रहें, घर से बाहर ना जाए, जब जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कि भारत ने 2021-22 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत देश ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से 307 एमटी यानी कि 307 मिलियन टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो भारत देश ने खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 2021-22 के लिए निर्धारित किया है। बात करेंगे पूरी कि घोषणा किसके द्वारा करी गई, तो इसकी घोषणा जो है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा करी गई। भारत देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अब इस खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा करी गई है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 19.9% रहा, जो 2019-20 में कितना था, 17.8% था। तो 2 जानकारियां और भी मिली कि जीडीपी, जो भारत की जीडीपी रही, उसमें कृषि का हिस्सा कितना रहा, लगभग 20%, या ऐसा कहिए कि 19.9%, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 में 17.8% था। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 8वां प्रश्न, कि किस आईपीएल टीम ने कोरोना वायरस राहत के लिए योगदान दिया है। कौन सी ऐसी आईपीएल की टीम है जिसने कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए अब अनुदान दिया है, राहत के लिए योगदान दिया है, तो ऐसी कौन सी टीम है, तो ऐसी टीम बनी है अब राजस्थान रॉयल्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। राजस्थान रॉयल ने 7.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, और ये जो राशि है ये केवल राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने नहीं दी है, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने, टीम मालिकों ने, प्रबंधन समिति ने, जितने भी राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे मालिक हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी हो, इन सब ने मिलकर के राशि इकट्ठी करी, एकत्रित करी, और भारत में कोरोना वायरस राहत के लिए ये 7.5 करोड़ की राशि जो है ये उपलब्ध कराई है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। इसके पश्चात 9वां प्रश्न, कि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का निधन, वे कितनी बार अटॉर्नी जनरल बने थे, कितनी बार वे भारत के अटॉर्नी जनरल बने थे, तो देखिएगा जो सोली सोराब जी हैं वे 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने थे, 2 बार बने थे। तो यहां से प्रश्न ऑप्शन बी सही रहेगा। कब कब बने थे, तो 2 बार बने थे। सबसे पहली बार वो 1989 से 1990 तक बने, और दूसरी बार वो 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे, 2 बार वो पद पर रहे थे। देखिएगा, उन्होंने 1953 में मुंबई हाईकोर्ट से अपने कानूनी प्रशिक्षण प्रैक्टिस शुरू करी थी, और 1971 में वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो ये बात आप लोगों को उनके बारे में जाननी आवश्यक थी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है यहां से मृत्यु से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। आखिरी प्रश्न वो भी मृत्यु से संबंधित एक और, कि अरुण चौधरी का निधन, वे किस बल के प्रमुख रहे, वे कौन से ऐसी फोर्स थी जिसके प्रमुख रहे, ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसके वे प्रमुख रहे हैं, तो ये देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास। ऐसे कौन सा बल था जिसके वो प्रमुख रहे हैं, तो वे रहे हैं सशस्त्र सीमा बल, SSB, सशस्त्र सीमा बल के वे प्रमुख रहे हैं। उनके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। अगर उनके बारे में बात करी जाए तो वे बिहार कैडर के 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, और उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 2 दशक तक सेवाएं दी थी, यानी कि लगभग 20 साल तक वो भारत की IB में कार्य कर चुके थे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर डेस्क का उन्होंने नेतृत्व किया था। वे दिसंबर 2012 में SSB के महानिदेशक पद पर नियुक्त हुए,
और 30 अप्रैल 2014 को रिटायर हो गए थे, जिनका अब हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हमने आज के टॉप 10 प्रश्न पढ़े हैं। उसके बाद में देखिएगा इनका पीडीएफ में डेली ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, ज्ञानकोश फेसबुक पेज, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप पर शेयर करता हूं। आप लोग सबका लिंक जो है, इन सबका जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आसानी से इन सबके लिंक पे जाकर के इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ साथ में इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।